नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है डार्क स्टोरीज में। दोस्तों, आज की स्टोरी उड़ीसा के रहने वाले एक शख्स की है जिनका नाम रमेश है, जो कि पेशे से एक कार ड्राइवर है। दोस्तों, कहानी बेहद डरावनी है, तो अंत तक जरूर सुने। कृपया कान में ईयरफोन को अच्छे से लगा ले और आंखें बंद करके खो जाइए। तो चलिए दोस्तों, आज की स्टोरी को शुरू करते हैं उन्हीं के पॉइंट ऑफ व्यू से। मेरा नाम रमेश है, मैं एक ड्राइवर हूं। गाड़ियां चलाना मेरी रोजी रोटी है और मैं पिछले 10 सालों से ये काम कर रहा हूं। मैंने कई जगहें देखी हैं, कई अजीबोगरीब किस्से सुने हैं और कभी कभी तो ऐसे हादसे भी झेले हैं जो मुझे आज तक याद हैं। लेकिन जो जून 2018 में उड़ीसा के रास्तों पर मेरे साथ हुआ, उसे मैं कभी नहीं भूल सकता। उस दिन मैं भुवनेश्वर से कटक के लिए निकला था। मेरा काम था एक बड़े बिजनेसमैन मिस्टर रंजन को उनके फार्म हाउस तक छोड़ना। फार्म हाउस शहर से करीब 70 किलोमीटर दूर था और रास्ता थोड़ा सुनसान था। मिस्टर रंजन एक शांत और रिजर्व किस्म के आदमी थे। उनकी उम्र करीब 50 साल थी और वो अक्सर अपने फार्म हाउस में अकेले वक्त बिताने जाते थे। मुझे उनका फार्म हाउस का रास्ता पता था क्योंकि मैं पहले भी उन्हें वहां ड्रॉप कर चुका था। जून का महीना था, बारिश का मौसम था और आसमान में बादल छाए हुए थे। मैंने सुबह करीब 10 बजे गाड़ी स्टार्ट की और भुवनेश्वर से निकल पड़ा। रास्ते में सब कुछ नॉर्मल लग रहा था। मिस्टर रंजन चुपचाप पीछे बैठकर अपनी फाइल्स देख रहे थे और मैं ड्राइविंग पर फोकस कर रहा था। करीब 1 घंटे के बाद हम जंगल के रास्ते पर आ गए। ये रास्ता काफी सुनसान था, चारों तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़ और सन्नाटा। हल्की हल्की बारिश हो रही थी जिससे माहौल थोड़ा ठंडा और अजीब हो गया था। अचानक गाड़ी का टायर पंक्चर हो गया। मैंने गाड़ी साइड में रोकी और मिस्टर रंजन से कहा, साहब, लगता है टायर बदलना पड़ेगा, थोड़ा समय लगेगा। वो बिना कुछ बोले गाड़ी से बाहर आ गए और सिगरेट जलाने लगे। मैं गाड़ी के पीछे से स्पेयर टायर निकालकर बदलने लगा, लेकिन तभी मुझे कुछ अजीब महसूस हुआ। ऐसा लगा जैसे कोई हमें देख रहा हो। मैंने आसपास नजर दौड़ाई, पर कोई नहीं था। टायर बदलने में मुझे करीब 20 मिनट लगे। इस दौरान वो अजीब सी फीलिंग जाती नहीं थी। मैंने अपने डर को अनदेखा किया और सोचा कि शायद मेरा दिमाग खेल कर रहा है। टायर बदलकर मैंने गाड़ी स्टार्ट की और हम फिर से चल पड़े। जैसे जैसे हम जंगल के और अंदर जाते गए, माहौल और डरावना होता गया। सड़क खाली थी, सिर्फ हमारी गाड़ी की हेडलाइट्स रास्ता दिखा रही थीं। बारिश अब तेज हो गई थी और वाइपर लगातार चल रहे थे। तभी गाड़ी के सामने अचानक एक औरत आ गई। मैंने तुरंत ब्रेक लगाया। वो औरत सफेद साड़ी में थी, बाल खुले हुए थे और वो पूरी तरह भीगी हुई थी। उसने हाथ उठाकर इशारा किया जैसे वो लिफ्ट मांग रही हो। रमेश, उसे बैठा लो, मिस्टर रंजन ने कहा। उनकी आवाज में कोई भाव नहीं था, जैसे उन्हें इस अजीब स्थिति से कोई फर्क ही नहीं पड़ा। मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, पर मैंने उनकी बात मानी। मैंने गाड़ी का शीशा नीचे किया और पूछा, कहां जाना है आपको? वो औरत बिना कुछ बोले गाड़ी के अंदर बैठ गई और पीछे मिस्टर रंजन के पास जगह ले ली। उसकी आंखें बहुत अजीब लग रही थीं, जैसे उनमें कोई जीवन ही ना हो। मैंने गाड़ी फिर से चलानी शुरू की। गाड़ी में सन्नाटा था, सिर्फ बारिश की आवाज और वाइपर की टिक टिक सुनाई दे रही थी। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा तो वो औरत मुझे घूर रही थी। उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो मुझे बेचैन कर रहा था। आप कहां से आ रही हैं? मैंने पूछने की हिम्मत की। उसने धीरे से कहा, जहां से तुम बचकर नहीं निकल पाओगे। उसकी ये बात सुनकर मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैंने तुरंत पीछे देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ मिस्टर रंजन बैठे थे और वो भी चुपचाप। साहब, वो औरत कहां गई? मैंने घबराकर पूछा। मिस्टर रंजन ने मेरी तरफ देखा और कहा, कौन औरत? यहां कोई नहीं बैठा था। उनकी बात सुनकर मेरे हाथ पैर ठंडे हो गए। गाड़ी चलाते हुए मेरे माथे पर पसीना आ गया। मैंने रियर व्यू मिरर में दोबारा देखा और अब वहां सिर्फ अंधेरा था। जंगल का रास्ता खत्म होने का नाम नहीं ले रहा था। ऐसा लग रहा था जैसे हम बार बार उसी जगह से गुजर रहे हों। वही पेड़,
वही मोड़, वही सन्नाटा। रमेश, गाड़ी रोको, मिस्टर रंजन ने अचानक कहा। लेकिन साहब, यहां बीच जंगल में क्यों? मैंने पूछा। मैंने कहा गाड़ी रोको। उनकी आवाज सख्त थी। मैंने गाड़ी साइड में रोकी। वो बाहर निकले और पेड़ों के बीच कहीं गायब हो गए। मैं अकेला गाड़ी में बैठा रह गया। बाहर अंधेरा और बारिश थी। हर आवाज डराने वाली लग रही थी। करीब 10 मिनट बाद वो वापस आए। उनके हाथ में एक पुराना बैग था जो गीला हो चुका था। चलो, उन्होंने कहा और गाड़ी में बैठ गए। साहब, ये बैग, मैंने पूछना चाहा। चुपचाप ड्राइव करो। उनकी आवाज में ऐसी गंभीरता थी कि मैंने कुछ और पूछने की हिम्मत नहीं की। लेकिन उस बैग को देखकर मेरा मन बेचैन था। जैसे ही हम फार्म हाउस के करीब पहुंचे, मुझे अचानक गाड़ी के पीछे किसी की आवाज सुनाई दी। ऐसा लगा जैसे कोई जोर से रो रहा हो। मैंने रियर व्यू मिरर में देखा, पर कुछ नहीं था। रमेश, गाड़ी तेज चलाओ, मिस्टर रंजन ने कहा। उनकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। मैंने गाड़ी की स्पीड बढ़ा दी, लेकिन ऐसा लगा जैसे गाड़ी एक ही जगह घूम रही हो। रोड खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा था। तभी गाड़ी अचानक बंद हो गई। मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हुई। बाहर की आवाजें और तेज हो गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कई लोग हमारे चारों तरफ हैं। साहब, ये क्या हो रहा है? मैंने घबराकर पूछा। मिस्टर रंजन कुछ नहीं बोले। उनके चेहरे पर अजीब सा डर था। उन्होंने बैग को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे उसमें उनकी जान हो। रमेश, बैग को मत छूना, ये तुम्हारे लिए नहीं है, उन्होंने कहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। लेकिन इससे पहले कि मैं कुछ और पूछता, एक जोरदार आवाज आई, जैसे कोई गाड़ी के ऊपर कूद गया हो। मैंने खिड़की से बाहर देखा, लेकिन कुछ नहीं था। अंदर की ठंड बढ़ती जा रही थी। गाड़ी के शीशे पर बूंदें गिर रही थीं और उनके पीछे अजीब शक्लें बन रही थीं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब सच है या मेरी आंखों का धोखा। पर एक बात साफ थी, उस रात कुछ बहुत गलत होने वाला था। गाड़ी के शीशों पर जो शक्लें बन रही थीं, उन्हें देखकर मेरी सांसें रुक सी गईं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बाहर से हमें देख रहा हो। मैंने हिम्मत करके शीशा साफ करने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन मेरी उंगलियां कांप रही थीं। मिस्टर रंजन चुपचाप बैठे थे। उनका चेहरा पसीने से तर था। साहब, ये सब क्या हो रहा है? ये जगह, ये आवाजें और ये बैग, मैंने डरते डरते पूछा। उन्होंने मेरी तरफ देखा। उनकी आंखों में अजीब सा खौफ था। रमेश, तुम कुछ मत पूछो, बस जितनी जल्दी हो सके यहां से निकलने की कोशिश करो। लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही है, मैंने परेशान होकर कहा। तभी अचानक गाड़ी के अंदर रोशनी टिमटिमाने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे गाड़ी के अंदर कोई बिजली की हल्की चमक हो रही हो। यह सामान्य नहीं था। मैंने गाड़ी को फिर से स्टार्ट करने की कोशिश की, लेकिन इंजन एक अजीब सी घुर्र घुर्र की आवाज करके शांत हो गया। साहब, हमें गाड़ी से बाहर निकलकर देखना चाहिए कि क्या दिक्कत है, मैंने सुझाव दिया। बिल्कुल नहीं, मिस्टर रंजन ने तुरंत कहा। उनकी आवाज में आदेश साफ झलक रहा था। गाड़ी के अंदर रहना ही सेफ है, बाहर कुछ है जो हमें देख रहा है। उनकी बात सुनकर मेरी रीढ़ में सिहरन दौड़ गई। बाहर की आवाजें धीरे धीरे और डरावनी होती जा रही थीं। ऐसा लग रहा था जैसे कोई जंगल के पेड़ों के बीच से हम पर नजर रखे हुए है। रमेश, अगर कुछ भी हो तो बैग को मत छूना, उन्होंने अचानक कहा। उनकी ये बात सुनकर मेरा शक और बढ़ गया। आखिर इस बैग में ऐसा क्या है जो हमें खतरे में डाल सकता है? तभी गाड़ी के शीशे पर खून जैसा कुछ टपकने लगा। मैंने खिड़की से बाहर झांकने की कोशिश की, लेकिन अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखा। साहब, ये खून, ये कहां से आ रहा है? मैंने घबराकर पूछा। ये खून नहीं है, उन्होंने धीरे से कहा। ये चेतावनी है। किसकी चेतावनी? उन्होंने कुछ जवाब नहीं दिया, बस बैग को और कसकर पकड़ लिया। उनकी आंखों में डर और गहरा हो गया था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब हो क्या रहा है। तभी अचानक गाड़ी का इंजन खुद ब खुद चालू हो गया। बिना मेरी कोशिश के
गाड़ी के हेडलाइट्स जल उठे और गाड़ी धीमे धीमे आगे बढ़ने लगी। ये क्या हो रहा है? मैंने चिल्लाकर पूछा। कुछ मत पूछो, बस जो हो रहा है होने दो, मिस्टर रंजन ने सख्ती से कहा। गाड़ी जैसे किसी अनजानी ताकत के कंट्रोल में थी। मैं बस स्टीयरिंग पकड़कर बैठा था, लेकिन उसे घुमा नहीं सकता था। गाड़ी सीधी एक तरफ जा रही थी, जैसे कोई उसे खींच रहा हो। गाड़ी ने हमें एक छोटे से खुले मैदान में लाकर रोक दिया। चारों तरफ बड़े बड़े पेड़ थे, जिनकी शाखाएं एक दूसरे में उलझी हुई थीं। आसमान में बादल गरज रहे थे और हल्की हल्की बारिश हो रही थी। यह जगह, मिस्टर रंजन बुदबुदाए, यही वो जगह है। कौन सी जगह साहब? और हमें यहां क्यों लाया गया है? मैंने परेशान होकर पूछा। रमेश, तुम जो देख रहे हो वो सच है, लेकिन इसे समझने की कोशिश मत करो। यह जगह इंसान के लिए नहीं है, ये अंधेरे का घर है। उनकी बातों से मेरी घबराहट और बढ़ गई। तभी मैंने देखा कि पेड़ों के बीच से कोई हमारी तरफ बढ़ रहा था। वो इंसान जैसा दिख रहा था, लेकिन उसकी चाल अजीब थी। उसकी आंखें चमक रही थीं, जैसे उनमें आग हो। वो आ रहे हैं, मिस्टर रंजन ने धीरे से कहा। उनकी आवाज कांप रही थी। कौन आ रहे हैं? मैंने चिल्लाकर पूछा। जो इस जगह के मालिक हैं। मैंने खिड़की के शीशे को ऊपर चढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वो फंस गया था। वो अजीब सी आकृति अब और पास आ गई थी। उसकी शक्ल साफ नहीं दिख रही थी, लेकिन उसकी मौजूदगी से ही मेरी सांसें तेज हो गई थीं। रमेश, बैग खोलो, मिस्टर रंजन ने अचानक कहा। क्या? आपने तो कहा था बैग मत छूना। अब समय बदल गया है। बैग खोलो और उसके अंदर जो है उसे बाहर निकालो, जल्दी करो। मैंने डरते डरते बैग खोला। उसके अंदर एक पुरानी सी किताब थी। उसकी जिल्द काली थी और उस पर अजीबो गरीब निशान बने हुए थे। किताब से एक अजीब सी महक आ रही थी, जैसे किसी पुराने कब्रिस्तान की। इस किताब को क्यों? मैंने पूछना चाहा, लेकिन मिस्टर रंजन ने मेरी बात काट दी। इसे खोलो। मैंने किताब खोली। उसके पन्ने सादे नहीं थे, उन पर खून से कुछ लिखा हुआ था। भाषा मुझे समझ नहीं आ रही थी, लेकिन उसके शब्द पढ़ते ही गाड़ी के अंदर की रोशनी बंद हो गई। सब कुछ काला पड़ गया। अचानक गाड़ी के चारों तरफ से तेज चीखें आने लगीं। ऐसा लग रहा था जैसे सैकड़ों लोग एक साथ चिल्ला रहे हों। मेरी धड़कन तेज हो गई। मैंने किताब को जोर से बंद कर दिया। तुमने क्या किया रमेश? किताब को बंद क्यों किया? मिस्टर रंजन चिल्लाए। साहब, यह सब क्या हो रहा है? मैं और नहीं कर सकता। तुम्हारे पास और कोई चारा नहीं है। किताब को फिर से खोलो, नहीं तो हम यहां से जिंदा नहीं बचेंगे। मैंने कांपते हाथों से किताब फिर से खोली। इस बार उसके पन्ने अपने आप पलटने लगे। आखिरी पन्ने पर कुछ लिखा हुआ था। इसे पढ़ो, मिस्टर रंजन ने कहा। मुझे यह भाषा नहीं आती, मैंने घबरा कर कहा। जो लिखा है बस बोलते जाओ। मैंने शब्दों को वैसे ही पढ़ना शुरू किया जैसे वो लिखे हुए थे। अचानक गाड़ी के चारों तरफ अजीब सी रोशनी फैलने लगी। वो आकृतियां जो हमें घूर रही थीं, धीरे धीरे गायब होने लगी। लेकिन तभी किताब के अंदर से एक तेज रोशनी निकली और मिस्टर रंजन के चेहरे पर पड़ी। वो जोर से चिल्लाए और किताब को खींचकर मेरे हाथ से छीन लिया। ये किताब मेरी है, इसे कोई और छू नहीं सकता। उनकी आवाज बदल गई थी। वो इंसान की नहीं लग रही थी। उनके चेहरे पर एक डरावनी मुस्कान थी और उनकी आंखें लाल हो गई थीं। साहब, आप ठीक हैं? मैंने डरते डरते पूछा। अब कोई साहब नहीं है रमेश। अब मैं इस किताब का मालिक हूं और तुमने मुझे यहां तक पहुंचने में मदद की। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि यह सब कैसे हुआ। गाड़ी अब भी उसी जगह खड़ी थी, लेकिन मिस्टर रंजन अब वो इंसान नहीं लग रहे थे जिन्हें मैं जानता था। रमेश, तुमने जो देखा वो सिर्फ शुरुआत है। इस किताब में जो ताकत है वो इस दुनिया से परे है। मैं इसे पाना चाहता था और तुमने मेरी मदद की, उन्होंने कहा। लेकिन आपने मुझे धोखा दिया। ये सब क्यों किया आपने? क्योंकि मुझे वो चाहिए था जो इंसानों की पहुंच से बाहर है, और तुम्हें भी अपनी कुर्बानी देनी होगी। उनकी ये बात सुनते ही गाड़ी के शीशे अचानक छटकने लगे।
बाहर का अंधेरा और गहरा हो गया। मेरी सांसें थमने लगीं। नहीं, मैं यहां से जाना चाहता हूं, मैंने चिल्लाया। अब बहुत देर हो चुकी है रमेश, तुमने किताब को छू लिया है, अब तुम इस श्राप से नहीं बच सकते। तभी अचानक गाड़ी के चारों तरफ आग लग गई। मैं गाड़ी से बाहर निकलने की कोशिश करने लगा, लेकिन दरवाजे लॉक हो गए थे। साहब प्लीज मुझे छोड़ दो, मैंने उनसे गिड़गिड़ा कर कहा। लेकिन वो अब मिस्टर रंजन नहीं थे। उनके चेहरे पर शैतानी मुस्कान थी और उनके चारों तरफ अजीब सी छाया मंडरा रही थी। रमेश, ये तुम्हारा अंत है, लेकिन तुम्हारी कुर्बानी व्यर्थ नहीं जाएगी। इस किताब की ताकत अब मेरी है। गाड़ी की आग तेज हो गई और मेरी आंखों के सामने अंधेरा छा गया। मुझे महसूस हुआ कि मैं किसी गहरी खाई में गिर रहा हूं। जब मेरी आंख खुली तो मैंने खुद को एक अजीब जगह पर पाया। चारों तरफ घना अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे मैं किसी अनजानी गुफा में हूं। गाड़ी, मिस्टर रंजन, वो किताब और जंगल सब गायब थे। मैंने अपने आसपास देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। सिर्फ अजीब सी आवाजें सुनाई दे रही थीं, जैसे कोई मुझे पुकार रहा हो। आवाजें तेज होती जा रही थीं। रमेश, ये आवाजें मेरे नाम को खींच खींच कर बोल रही थीं। मेरा दिल तेजी से धड़कने लगा। मैं समझ नहीं पा रहा था कि मैं कहां हूं। जमीन पर गीली मिट्टी थी और हवा में एक अजीब सी गंध थी। मैंने खुद को संभाला और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। इस अजीब जगह से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना था। तभी मैंने दूर एक हल्की रोशनी देखी। मैंने सोचा कि शायद ये कोई रास्ता हो। जैसे जैसे मैं रोशनी की तरफ बढ़ा, वैसे वैसे माहौल और डरावना होता गया। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पीछे चल रहा है, लेकिन जब मैं पलटकर देखता तो वहां कोई नहीं था। रोशनी के पास पहुंचने पर मैंने देखा कि वो एक जलता हुआ मशाल था। मशाल के पास एक पत्थर की मेज थी और उस पर वही किताब रखी हुई थी। ये किताब यहां कैसे आ गई? मैंने बुदबुदाया। मैंने हिम्मत करके किताब की तरफ कदम बढ़ाए। जैसे ही मैंने उसे छुआ, एक झटका लगा। मेरा शरीर कांपने लगा और मुझे ऐसा लगा जैसे मेरे चारों तरफ हवा में कुछ फुसफुसाहट हो रही हो। तुम यहां क्यों आए हो रमेश? ये आवाज किसी इंसान की नहीं थी। ये गहरी, डरावनी और गूंजती हुई थी। मैंने किताब को छोड़ दिया और पीछे हट गया। मैं नहीं जानता, मुझे यहां लाया गया है, मैंने चिल्लाकर कहा। तुमने किताब को छुआ था, अब तुम इस खेल का हिस्सा हो। मैंने देखा कि अंधेरे से एक आकृति उभर रही थी। वो मिस्टर रंजन थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब इंसानियत की कोई झलक नहीं थी। उनकी आंखें पूरी तरह काली हो चुकी थीं और उनके होठों पर एक खौफनाक मुस्कान थी। साहब, ये सब क्या है? आपने मुझे धोखा क्यों दिया? मैंने उनसे पूछा। रमेश, ये धोखा नहीं था, ये मेरी योजना थी। तुम्हें यहां लाना जरूरी था। इस किताब की ताकत को पाने के लिए एक बलिदान चाहिए था, और वो तुम हो। आपने मुझे इस्तेमाल किया? मैंने गुस्से से पूछा। हां रमेश, मैं वर्षों से इस किताब की तलाश में था, लेकिन इसे पाने के लिए मुझे किसी भोले इंसान की जरूरत थी। तुम्हारी मासूमियत और डर ने तुम्हें परफेक्ट शिकार बना दिया। मैं गुस्से और डर से कांप रहा था। लेकिन इस किताब में ऐसा क्या है? क्यों ये इतनी खतरनाक है? ये किताब अंधेरे की शक्ति है। इसमें उन ताकतों का रहस्य छुपा है जो इस दुनिया से परे हैं। अगर मैं इसे पूरी तरह से खोल पाऊं तो मैं अजेय बन जाऊंगा, लेकिन इसके लिए तुम्हारा बलिदान जरूरी है। उनकी बात सुनकर मेरी रगों में खून जैसे जम गया। मैं वहां से भागना चाहता था, लेकिन मेरे पैर हिल नहीं रहे थे। तुम भाग नहीं सकते रमेश, उन्होंने कहा। इस जगह से बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं है। तभी अचानक किताब खुद ब खुद हवा में उठने लगी। उसके पन्ने तेजी से पलटने लगे और एक तेज रोशनी निकली। रोशनी इतनी तेज थी कि मेरी आंखें बंद हो गईं। जब मैंने अपनी आंखें खोलीं तो देखा कि मिस्टर रंजन जोर से चिल्ला रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनदेखी ताकत से लड़ रहे हों। नहीं, ये कैसे हो सकता है? वो चिल्लाए। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि हो क्या रहा है। तभी मैंने देखा कि किताब के पन्नों से कई साए निकल रहे थे।
वो साए मिस्टर रंजन की तरफ बढ़ने लगे। ये किताब तुम्हें बर्बाद कर देगी, उन्होंने चिल्लाते हुए कहा। मैंने देखा कि वो साए मिस्टर रंजन के शरीर को घेरने लगे। वो धीरे धीरे अंधेरे में समा रहे थे। रमेश, तुम्हें बचने का मौका है। किताब को उठाओ और इसे बंद कर दो, उन्होंने आखिरी बार चिल्लाकर कहा। मैंने हिम्मत जुटाई और किताब की तरफ दौड़ा। जैसे ही मैंने उसे बंद किया, सारी आवाजें थम गईं। मुझे अचानक महसूस हुआ कि मैं फिर से गाड़ी में था, लेकिन इस बार सब कुछ शांत था। बाहर का जंगल, बारिश और वो डरावना माहौल सब गायब था। मैंने अपने चारों तरफ देखा। गाड़ी के अंदर सिर्फ मैं था। मिस्टर रंजन गायब थे और बैग भी नहीं था। क्या ये सब एक सपना था? मैंने खुद से पूछा। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और इस बार गाड़ी आसानी से चालू हो गई। मैं तेजी से वहां से निकल गया। जब मैं शहर पहुंचा तो सुबह हो चुकी थी, लेकिन मेरे दिमाग में अब भी वो सब कुछ घूम रहा था। मिस्टर रंजन, वो किताब और वो अजीब जगह, क्या ये सब सच था या मेरी कल्पना? मैंने गाड़ी रोककर अपने आप को संभाला। तभी मेरी जेब में कुछ महसूस हुआ। मैंने हाथ डालकर देखा तो वहां किताब का एक छोटा सा पन्ना था। ये यहां कैसे आया? मैंने घबराकर कहा। पन्ने पर खून से लिखा हुआ था, यह सिर्फ शुरुआत है। पन्ना मेरे हाथ में था और उस पर खून से लिखा संदेश मेरी रीढ़ को ठंडा कर गया। यह सिर्फ शुरुआत है। मैंने तुरंत उसे फेंकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही मैंने पन्ना छोड़ा, वो हवा में घुल गया और गायब हो गया। मेरे दिल की धड़कनें तेज हो गईं। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब आखिर कब खत्म होगा। गाड़ी में बैठकर मैं गहरे गहरे सांस ले रहा था। मेरी उंगलियां स्टीयरिंग पर थरथरा रही थीं। शहर के रास्ते पर सुबह का उजाला फैल चुका था, लेकिन मेरे अंदर अंधेरा और गहरा हो रहा था। अब क्या होगा? मैंने खुद से बड़बड़ाया। घर पहुंचते ही मैंने दरवाजा अंदर से बंद कर लिया। मैं चाहता था कि कुछ देर शांति में बैठ सकूं, लेकिन जैसे ही मैंने आराम से कुर्सी पर सिर टिकाया, मुझे एक अजीब सी आवाज सुनाई दी। वो आवाज मेरे सिर के अंदर थी। रमेश, ये खत्म नहीं हुआ है। तुमने किताब को छुआ है। तुम अब उसके हिस्से हो। मैंने अपने सिर को दोनों हाथों से पकड़ा और चिल्लाया, मुझे छोड़ दो, मैंने कुछ नहीं किया। तभी कमरे की बत्तियां अपने आप जलने और बुझने लगीं। मेरी दीवार पर एक साया उभरने लगा। वो धीरे धीरे बड़ा और डरावना होता जा रहा था। रमेश, साय ने गूंजती हुई आवाज में कहा, तुम्हें उसे वापस लाना होगा। किसे? मैंने घबराकर पूछा। किताब को। वो जहां की है उसे वहीं पहुंचाना होगा। मुझे समझ में आ गया कि ये खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। वो किताब सिर्फ एक साधारण किताब नहीं थी। वो किसी अजीब ताकत का द्वार थी, और जब तक वो अपनी सही जगह पर नहीं जाएगी, ये खौफनाक घटनाएं खत्म नहीं होंगी। मैंने बिना वक्त गंवाए गाड़ी उठाई और जंगल की तरफ निकल पड़ा। मुझे पता था कि वही जगह है जहां ये सब शुरू हुआ था। मेरे दिल में डर था, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। जंगल में पहुंचते ही माहौल फिर से भारी हो गया। वो अजीब सी गंध, ठंडी हवा और सन्नाटा सब वापस आ गया था। जैसे जैसे मैं अंदर गया, मुझे महसूस हुआ कि कोई मुझे देख रहा है। रमेश, जल्दी करो, एक गूंजती हुई आवाज ने कहा। मैंने उस दिशा में कदम बढ़ाए जहां गाड़ी ने हमें पहले रोका था। वही मैदान, वही पेड़ और वही अजीब सी ऊर्जा। जैसे ही मैं उस जगह पहुंचा, किताब खुद ब खुद मेरी जेब से बाहर आ गई और हवा में तैरने लगी। तभी एक तेज रोशनी फैल गई और मिस्टर रंजन की आकृति मेरे सामने आ गई। लेकिन अब वो पहले जैसे नहीं लग रहे थे। उनका चेहरा शांत था और उनकी आंखों में दर्द झलक रहा था। रमेश, मुझे माफ कर दो, उन्होंने कहा। मैंने तुम्हें इस खेल में खींच लिया, लेकिन ये मेरी लालच का नतीजा था। इस किताब की ताकत को समझने की कोशिश में मैंने खुद को और तुम्हें खतरे में डाल दिया। अब इसे खत्म करने का एक ही तरीका है। कैसा तरीका साहब? मैंने पूछा। मेरी आवाज कांप रही थी, लेकिन अब डर से ज्यादा मेरे अंदर जवाब पाने की बेचैनी थी। किताब को इसके असली स्थान पर लौटाना होगा। ये यहां की नहीं है रमेश, ये इस दुनिया की नहीं है, लेकिन इसे बंद करने की कीमत चुकानी होगी। क्या कीमत? मैंने कांपते हुए पूछा। तुम्हारा बलिदान।
उनकी बात सुनकर मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। मेरा बलिदान? लेकिन मैंने तो कुछ नहीं किया, मैं सिर्फ एक ड्राइवर हूं। यह सब आपकी वजह से हुआ। जानता हूं रमेश, और मैं अपनी गलती मानता हूं, लेकिन अब यह सिर्फ तुम्हारे हाथ में है। अगर तुमने ये नहीं किया तो ये अंधकार पूरी दुनिया पर फैल जाएगा। मैं मर चुका हूं, मेरे पास कुछ खोने को नहीं है, लेकिन तुम अब भी इसे खत्म कर सकते हो। मेरे दिमाग में हजारों ख्याल घूम रहे थे। क्या मैं अपनी जान देकर इसे खत्म कर सकता हूं, या मुझे अपनी जिंदगी बचाने की कोशिश करनी चाहिए? तभी किताब ने अचानक एक तेज आवाज निकाली, जैसे वो मुझसे बात कर रही हो। रमेश, मुझे छोड़ दो। ये तुम्हारी नहीं है, ये तुम्हारी कुर्बानी चाहती है। मैंने मिस्टर रंजन की तरफ देखा। उनकी आंखों में अब पछतावा था। रमेश, इसे खत्म करो, तुम एक नायक बनोगे। मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैंने किताब को उठाया। जैसे ही मैंने उसे छुआ, मेरे चारों तरफ की दुनिया घूमने लगी। मेरे दिमाग में तेज आवाजें गूंजने लगीं। मेरे हाथ जलने लगे, लेकिन मैंने उसे नहीं छोड़ा। किताब ने अचानक एक तेज रोशनी छोड़ी। मेरे अंदर की सारी ताकत जैसे खिंचती जा रही थी। मेरी सांसें तेज हो गईं। मुझे लग रहा था कि मैं अब नहीं बच पाऊंगा। रमेश, मिस्टर रंजन की आवाज गूंजी। बस कुछ और पल, इसे पूरी तरह बंद करो। मैंने अपनी आखिरी ताकत जुटाई और किताब को बंद करने की कोशिश की। जैसे ही वो बंद हुई, एक जोरदार धमाका हुआ। सब कुछ शांत हो गया। जब मेरी आंख खुली तो मैं मैदान में अकेला था। किताब गायब हो चुकी थी। मिस्टर रंजन का कोई नामो निशान नहीं था। चारों तरफ बस सन्नाटा था। जंगल अब पहले जैसा लग रहा था। कोई अजीब गंध नहीं, कोई आवाज नहीं। ऐसा लग रहा था जैसे सब कुछ फिर से सामान्य हो गया हो। मैं धीरे धीरे गाड़ी तक लौटा। गाड़ी अभी भी वहीं खड़ी थी, जैसे कुछ हुआ ही नहीं था। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और वहां से निकल पड़ा। उस दिन के बाद मेरी जिंदगी पूरी तरह बदल गई। मैं अब रात को गाड़ी नहीं चलाता। हर अजनबी सवारी के साथ मैं सोचता हूं कि उनके बैग में क्या हो सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या सच में सब कुछ खत्म हो गया? कभी कभी रात के सन्नाटे में मुझे लगता है कि कोई मुझे देख रहा है, कोई अंधेरे में छुपा हुआ, और तब मुझे वो खून से लिखा पन्ना याद आता है। ये सिर्फ शुरुआत है। फ्रेंड्स, अगर आपको आज की कहानी पसंद आई हो तो हमारे चैनल डार्क स्टोरीज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बेल आइकन दबाएं ताकि आपको हमारी हर नई कहानी की नोटिफिकेशन मिल सके। हमसे जुड़े रहें और अंधेरी कहानियों की इस दुनिया में खो जाने के लिए तैयार रहें। धन्यवाद, और अगली बार मिलते हैं एक और नई रोमांचक कहानी के साथ।